जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। मौलिक अधिकारों के इस दूसरे वीडियो में हम आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या क्या प्रावधान हैं मूल अधिकारों के, उन्हें जानेंगे। और ये वीडियो साथियों आपको यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, होम गार्ड का एग्ज़ाम हुआ, दिल्ली पुलिस, लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी के जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं, जैसे वन दरोगा का एग्ज़ाम हो गया या वन रक्षक का एग्ज़ाम हो गया, उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं हम साथियों आर्टिकल 12 एक मौलिक अधिकार है और ये राज्य को परिभाषित करता है। राज्य को परिभाषित करता है। साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, या मूल अधिकारों की विशेषता में आपको बताया था कि ये जो फंडामेंटल राइट हैं, मूल अधिकार हैं, ये हमें राज्य के विरुद्ध मिले हैं, स्टेट के विरुद्ध मिले हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है जान लेना कि स्टेट एग्जैक्टली है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है और स्टेट के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से तत्व आते हैं। तो ये आर्टिकल 12 है, ये स्टेट को परिभाषित करता है। ठीक है साथियों, फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में ये स्टेट की व्याख्या करता है और बताता है साथियों कि भारत सरकार या राज्य सरकारें, ठीक है साथियों, इसके अलावा संसद हुई हमारी, प्लस विधानसभा, विधान परिषद, जिसको सम्मिलित रूप से हम विधानमंडल बोलते हैं। इसके अलावा साथियों जो स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, पंचायती राज संस्थान, जिला नियोजन समिति, या कुल मिलाकर जो स्थानीय सुशासन वाली संस्थाएं होती हैं, स्थानीय सुशासन को लागू करने के लिए जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया है, वे सभी राज्य का हिस्सा हैं, स्टेट का पार्ट हैं। इसके अलावा कुछ प्राधिकरण, ठीक है साथियों, इसमें संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था और विधिक संस्थाएं भी आती हैं, जैसे पीएसयूज हो गए साथियों, सेल, गेल, इंडियन रेलवे, ठीक है। या राज्य स्तर पर जो पीएसयूज होते हैं वो सब स्टेट का पार्ट हैं। इनसे अपेक्षा की जाती है, इन चारों एलिमेंट से, कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि ये जो आर्टिकल 12 है, ये मौलिक अधिकारों के संदर्भ में स्टेट क्या है उसे परिभाषित करता है, राज्य को परिभाषित करता है, और उसमें ये 4 मेन एलिमेंट हैं। ध्यान रखिएगा आप साथियों कि हमारे देश में 3 स्तर पर सरकारें बनती हैं। पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा साथियों स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर। इन तीनों स्तर पर जो कार्यपालिका है या विधायिका है, मतलब कानून बनाने वाली संस्था और उसको लागू करने वाली संस्था, उन सबको हमने राज्य का हिस्सा बनाया है। और इसके अलावा जो प्राधिकरण हैं, जो विधिक निकाय हैं, गैर संवैधानिक निकाय हैं, उनको भी हमने स्टेट का हिस्सा बनाया है। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल 12 आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 13 समझते हैं साथियों। आर्टिकल 13 बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी टॉपिक, ये फंडामेंटल राइट भी साथियों। इसको कहा जाता है ये मूल अधिकारों का रक्षक है।
मूल अधिकारों का रक्षक है या उनकी रक्षा से संबंधित है। कैसे, मैं अभी बताता हूं। इतना जरूर समझिए आप कि ये मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित एक अनुच्छेद है। ठीक है साथियों, ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी ऐसी विधि, कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है, वो विधि शून्य घोषित की जाएगी। विधि शून्य घोषित की जाएगी। ठीक है साथियों, दो इसमें शब्द बेहद महत्वपूर्ण है, एक तो विधि और विधि शून्य। ठीक है साथियों, मतलब कोई, आप आसान भाषा में समझिए कि कोई भी अगर कानून बनाया जा रहा है और वो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या उनको कमतर कर रहा है, इस शब्द का मतलब है मूल अधिकारों से असंगत, यानी कि वो मूल अधिकारों का विरोधाभासी होगा, मूल अधिकारों के प्रभाव को कम कर रहा होगा, तो ऐसी विधि को और ऐसे कानून को विधि शून्य घोषित किया जाएगा, उस स्तर तक जिस स्तर तक वो मौलिक अधिकारों से असंगत होगा। ठीक है साथियों, यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। कुल मिलाकर ये जो आर्टिकल 13 है, ये न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है साथियों, न्यायिक समीक्षा मतलब हमारे देश में, थोड़ा सा समझाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये ताकत है, ये अधिकार है कि वो सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये विधियां संविधान के विरुद्ध हैं, ठीक है, तो वो उनको विधि शून्य घोषित कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा का सीधा मतलब है कि जो विधियां हैं संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा बनाई जाती हैं, या ऐसे निर्णय हैं जो कार्यपालिका द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, उनकी संवैधानिकता की जांच करना ही न्यायिक समीक्षा कहलाती है, और ये अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। आर्टिकल 13 में जो न्यायिक समीक्षा का जिक्र है, वो बेसिकली मूल अधिकारों के संदर्भ में है कि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत होगी, उसको विधि शून्य घोषित किया जाएगा। और विधि शून्य कौन घोषित करेगा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे संविधान ने फंडामेंटल राइट का रक्षक साथियों किसे बनाया है? वो सुप्रीम कोर्ट को बनाया है। ठीक है साथियों, ये समझ में आया होगा कि आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा की बात कर रहा है, वो मूल अधिकारों से जो असंगत विधियां हैं उनको विधि शून्य करने की बात कर रहा है। एक और शब्द इसमें आया है, इसको ध्यान रखिए कि विधि। ठीक है, इस विधि में अधिनियम शामिल है, अधिनियम शामिल है, अध्यादेश शामिल है, नियम शामिल हैं, उपनियम शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अधिनियम जो संसद या विधानमंडल द्वारा पास करके, मतलब पास किया जाता है, और जो एक विधेयक होता है वो कानून का रूप ले लेता है, उसे हम अधिनियम कहते हैं। अध्यादेश वो होता है साथियों जो कार्यपालिका द्वारा एक अस्थायी कानून के तौर पर लागू किया जाता है, जब संसद सत्र में नहीं होती है और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि इस विषय पे हमें कानून बनाना होता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। नियम कुछ ऐसे होते हैं जो कार्यपालिका द्वारा समय समय पर प्रशासनिक सुविधा के लिए जारी किए जाते हैं। उपनियम भी लगभग वैसे ही होते हैं। तो इस विधि में ये चारों चीजें शामिल हैं, और इन चारों की न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 के तहत करने का अधिकार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम आर्टिकल 14 पे आते हैं। ये
हमारे संविधान में समानता के अधिकार का आधार स्तंभ है। समानता के अधिकार का आधार है। ठीक है साथियों, इस आर्टिकल को ही हम विधि के शासन से संबंधित बताते हैं। विधि के शासन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और ये कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है साथियों, ये इसका एग्जैक्ट जो इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे साथियों कि विधि के समक्ष समता, इसका सीधा मतलब ये है, विधि इसमें भी वही है जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, अधिनियम हुआ, अध्यादेश हुआ, नियम हुआ या उपनियम हुआ। ठीक है, विधि के समक्ष समता मतलब कानून की नजर में सब बराबर। कानून की नजरों में सब बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कानून सबके साथ समान बर्ताव करेगा। इसका दूसरा मतलब ये है कि किसी भी समूह को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि विशेषाधिकार नहीं होंगे। देखिए, ये जो विशेषाधिकार हैं ये ऑटोमेटिकली रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हैं, एक समाज में अंतर पैदा करते हैं। जब समाज के एक हिस्से को आप कुछ विशेष अधिकार दे देंगे तो ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसके साथ समान बर्ताव नहीं होगा। और ये जो विधि के समक्ष समता का आइडिया है, ये हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समता जो पहला हिस्सा है आर्टिकल 14 का, वो ये कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी भी समूह को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। और ये आइडिया हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इस आर्टिकल का साथियों दूसरा हिस्सा है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है साथियों, इसका मतलब ये है कि सामान्य परिस्थितियों में या समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में सभी नागरिकों के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होगा। ध्यान रखिएगा कि एक ग्रुप है लोगों का और उनकी लगभग परिस्थितियां अगर समान हैं, ठीक है, तो कानून की नज़र में या कानून उनको समान संरक्षण प्रदान करेगा। लेकिन अगर असामान्य परिस्थितियां हैं या परिस्थितियां
असमान है, असामान्य नहीं, सॉरी, असमान परिस्थितियां हैं, असमान परिस्थितियां हैं, तब व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार होगा। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, उसको समझिएगा आप। अगर परिस्थितियां असमान हैं तो व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार होगा, और कुछ व्यक्तियों को या समाज के एक हिस्से को समान परिस्थितियों में लाने के लिए या उनको बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, कुछ विशेष प्रयास किए जा सकते हैं साथियों। ठीक है, और यहीं से अफर्मेटिव एक्शंस मान लीजिए आप, या सकारात्मक भेदभाव के आइडिया का, भेदभाव के विचार का जन्म होता है। ठीक है साथियों, रिजर्वेशन कह सकते हैं हम उसे, आरक्षण का जन्म होता है। ठीक है, समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन अगर असमान परिस्थितियां हैं तो असमान व्यवहार होगा, और ये असमान व्यवहार कुछ व्यक्तियों को स्पेशल प्रोटेक्शन दे सकता है, सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, ताकि व्यक्तियों को, समाज के एक हिस्से को जो एक लंबे समय से पिछड़ेपन का शिकार रहा है, उसे मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ठीक है, आर्टिकल 14 है, ये ध्यान रखिएगा साथियों। आर्टिकल 14 ये नागरिक प्लस विदेशी दोनों लोगों को मिला हुआ है, शत्रु राष्ट्रों को छोड़कर, और ये विधियों का समान संरक्षण, ये जो आइडिया है, इसका जो दूसरा हिस्सा है साथियों, ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है। विधियों का समान संरक्षण का जो आइडिया है, ये हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है, और आर्टिकल 14 कुल मिलाकर ये कहता है, इसी में अंतर्निहित है अफर्मेटिव एक्शंस का आइडिया। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, किसी को भेदभाव, किसी के साथ विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा समाज के एक हिस्से को, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी परिस्थितियां असमान हैं, तो उनको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए असामान्य व्यवहार किया जाएगा, कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं तेजी से। आर्टिकल 15, ठीक है, ये भेदभाव कुछ आधारों पर भेदभाव निषेध की बात करता है। ठीक है साथियों, ये आर्टिकल कहता है कि राज्य अपने नागरिकों से केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, धम जलज, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ठीक है साथियों, केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है साथियों, आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य अपने नागरिकों से केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। इसको मैं याद रखता हूं, धम जलज, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर अपने नागरिकों से भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरा इसमें प्रोविजन है साथियों, यही है जो नागरिकों से संबंधित है, कि नागरिक जो सार्वजनिक
स्थल हैं, कुएं हुए उस समय, तालाब हुए, और जैसे मंदिर वगैरह हुए, ठीक है। इन स्थानों पर जाने से किसी नागरिक को रोकेंगे नहीं, ठीक है साथियों। पहला इसमें जो हिस्सा है वो ये कह रहा है कि राज्य इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और दूसरा हिस्सा नागरिकों से संबंधित है, और उसमें नागरिकों पर ये दायित्व डाला जा रहा है एक तरीके से कि सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक स्थल हर नागरिक के लिए खुले हैं, और नागरिक किसी नागरिक को सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोकेगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शन है इस आर्टिकल के, कुछ इसमें अपवाद भी हैं, तेजी से लिखते हैं उन्हें। पहला अपवाद है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकती है सरकार, ठीक है। उसका कारण आप समझिए, हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कमतर है, इसीलिए उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये एक्सेप्शंस जोड़े गए हैं, और इन्हीं अपवादों के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को मिनिमम 1/3 आरक्षण दिया गया है 74वें और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में कई राज्यों ने इस सीमा को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था। इसके साथ साथ कुछ जो डिसेबिलिटीज होती हैं, विकलांग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए भी सरकार स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। डिसेबिलिटी के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी इसी का हिस्सा है साथियों। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि समाज के ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, और मैं इसको एलेबोरेट कर रहा हूं, ओबीसी कम्युनिटी, एससी और एसटी कम्युनिटी, उनके लिए विशेष प्रोविजन कर सकती है सरकार। मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने के लिए कुछ विशेष उपाय सरकार कर सकती है, ठीक है साथियों। और इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों, इस दूसरे प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए 2005 और 6 में शैक्षणिक संस्थाओं में साथियों, या उच्च शिक्षण संस्थाओं में, हायर एजुकेशन में साथियों, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। हायर एजुकेशन जैसे आईआईटीज हुए, आईआईएम हुए, ऐसी संस्थाओं में, जेएनयू वगैरह में ओबीसी कम्युनिटी को 27% आरक्षण दिया गया। और इसी प्रोविजन के तहत हाल फिलहाल में 2019 के बाद ईडब्ल्यूएस को भी हायर एजुकेशन में 10% आरक्षण दिया जा रहा है। ये समाज के ऐसे हिस्से हैं जिनका प्रशासन में या उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। परिणाम स्वरूप इन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए ये प्रोविजन उठाए गए हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते, उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल 15 आपको समझ में आया होगा। ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है, इन किन आधारों पर भेदभाव की मनाही कर रहा है, और इसके जो अपवाद हैं वो मुख्यतः आरक्षण से संबंधित है। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है राजनीतिक संस्थाओं में, एससी एसटी और ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया है, वो इसी आर्टिकल से संबंधित है। और हाल फिलहाल में ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला है वो भी आर्टिकल 15(6) के तहत इसी आर्टिकल से, इसी मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है साथियों। अगला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 16, बहुत महत्वपूर्ण है। ये लोक नियोजन में
लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है। मतलब आसान भाषा में समझिए, सरकारी नौकरी में सरकार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगी। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ध्यान रखिएगा, ये लोक नियोजन की बात कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकारी नौकरी में सरकार अवसर की समानता को ध्यान में रखेगी, ठीक है, और धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। इसके भी कुछ अपवाद हैं, याद रखिए साथियों। पहला एक्सेप्शन है इसका ये कि संसद नियोजन में निवास की शर्त लागू कर सकती है, ठीक है। ये संसद के पास अधिकार है कि संसद चाहे तो किसी सरकारी नौकरी में निवास की शर्त लागू करे, ठीक है। दूसरा इसका साथियों एक एग्जाम्पल है, या दूसरा इसका अपवाद ये है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, सामाजिक प्लस शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें अवसर की समानता देने के लिए या उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, ठीक है साथियों। पिछड़े लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। फिर वही बात निकल के सामने आई, और साथियों वही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग, ओबीसी और एससी और एसटी की बात हो रही है साथियों। और इसी के तहत आर्टिकल 16(4) में ओबीसी कम्युनिटी को या समाज को सरकारी नौकरी में केंद्र और राज्य की में 27% आरक्षण दिया गया। मंडल कमीशन लागू हुआ उसके बाद, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में स्वीकार किया था, ठीक है साथियों। हमारी सरकार ने ये देखा कि ओबीसी समाज की जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी अनुपात में या उसकी तुलना में बहुत कम इस समाज का प्रतिनिधित्व है सरकारी नौकरियों में। इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, इन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और प्रशासन को एक विविधता पूर्वक स्वरूप देने के लिए ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिया। एससी और एसटी कम्युनिटी को पहले से ही उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता आ रहा है, और अभी हमारी सरकार ने आर्टिकल 16(6) जो इसी का ही एक हिस्सा है के तहत ईडब्ल्यूएस समाज को सरकारी नौकरी या लोक नियोजन में 10% का आरक्षण दिया है, ठीक है साथियों। जहां आर्टिकल 15 शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान की बात कर रहा है, वहीं आर्टिकल 16 लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कर रहा है, ठीक है साथियों। ध्यान रखिएगा, ये ओबीसी को मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण मिला,
और ईडब्ल्यूएस को 2019 के बाद 10% आरक्षण मिला सरकारी नौकरियों में। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हम मौलिक अधिकार देखते हैं, आर्टिकल 17। ये अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। ठीक है साथियों, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछात हमारे संविधान ने उसे कानूनी तौर पर बैन कर रखा है। ठीक है साथियों, मैंने आपको बताया था कि कुछ मौलिक अधिकार हैं वो तो स्वतः लागू होते हैं, लेकिन कुछ को लागू करवाने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। फिर 1955 में हमारी संसद ने अस्पृश्यता को लेकर एक कानून बनाया, जिसे 1976 में संशोधित किया। वर्तमान में स्थिति ये है कि अस्पृश्यता एक कानूनी अपराध है और भेदभाव, छुआछात की भावना रखने पर या उसका क्रियान्वयन करने पर लोगों को सजा सुनाई जाती है, कारावास होता है। ठीक है साथियों, तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है और अस्पृश्यता का जो जो रूप है उसको हमारे संविधान ने बैन किया है। हालांकि अस्पृश्यता की कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं हमारे संविधान ने बताई है, लेकिन मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे सर पर मैला ढोने की प्रथा थी, ये भी अस्पृश्यता का एक हिस्सा था। छुआछात, ये माना जाता था कि कुछ लोगों को अगर हम छू लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे या हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, और सार्वजनिक स्थलों पर समाज के कुछ लोगों का जाना मना था, उनका उपस्थित होना मना था। एजुकेशन के लिए भी यही सीन था कि समाज के जिन लोगों के साथ अस्पृश्यता होती थी उन्हें पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, उन्हें मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, उन्हें सार्वजनिक स्थान जैसे कुएं हुए, तालाब हुए, वहां से पानी नहीं लेने दिया जाता था। तो हमारे संविधान ने इस अस्पृश्यता को, इसके हर रूप को न केवल संवैधानिक रूप से गैर कानूनी घोषित किया है, बल्कि इसको अपराध घोषित किया है। गैर कानूनी घोषित करना और अपराध घोषित करना दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा साथियों। और बाद में SC/ST एक्ट के तहत इस आइडिया को और कमजोर किया 1989 में कि अस्पृश्यता किसी भी तरीके से हमारे देश में जिंदा ना रहे, उसका जितना भी रूप है, वो चाहे प्रैक्टिकल हो या मानसिक स्तर पर हो, उसको खत्म किया जाए। ठीक है साथियों, तो आप समझिए आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। ये इसके लिए 1955 में कानून बनाया, जिसे 1976 में संशोधन किया और उसके तहत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया है। ठीक है साथियों, अस्पृश्यता अपराध है। अस्पृश्यता से संबंधित जो धारणा है या उसका क्रियान्वयन में अगर हम लाएंगे, छुआछात करेंगे या किसी को ऐसा करने के लिए फोर्स करेंगे, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है साथियों, अब आज के लिए हम लास्ट फंडामेंटल राइट देख रहे हैं, आर्टिकल 18। ये संबंधित है साथियों उपाधियों के अंत से। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझिए कि हमारे संविधान में जो उपाधियां दे रखी थी औपनिवेशिक काल में, जैसे राय बहादुर, महाराज, महारानी, इन उपाधियों का अंत किया है। ठीक है साथियों, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने ये कुछ लोगों को दे रखी थी, खासतौर पे रियासतों में दे रखी थी, और ये वंशानुगत होती थी। मतलब ये ऑटोमेटिकली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती थी।
एक व्यक्ति को अगर महाराज की उपाधि दी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके वारिस को महाराज की उपाधि मिल जाती थी। और ये शो कर रहा है कि इनका जो नेचर था वो वंशानुगत था। और इसके साथ साथ इस उपाधि के साथ उन लोगों को कुछ विशेष अधिकार भी मिलते थे। साथियों, अगर ये उपाधियां बरकरार रहती तो निश्चित तौर पर ये आर्टिकल 14 का क्लियरली वायलेशन था कि हम समाज के कुछ लोगों को विशेष अधिकार दे रहे हैं। इसलिए एक समतामूलक समाज या रूल ऑफ लॉ के आइडिया को समाज में स्थापित करने के लिए जरूरी था हम उपाधियों का अंत करें। साथियों, एक प्रश्न आया था साथियों हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे पद्म पुरस्कार हैं, फिर इनको भी बैन करना चाहिए। ये भी कुछ लोगों को विशेष अधिकार दे रहे हैं। तब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, ये उपाधि और पुरस्कार में अंतर होता है। आप समझ लीजिए इस चीज को, बेहद जरूरी है। उपाधि जहां वंशानुगत थी, वहीं पुरस्कार वंशानुगत नहीं होता है। पुरस्कार आपको आपकी किसी योग्यता के लिए मिलता है, किसी विद्या के लिए मिलता है, जबकि उपाधि आपको आपकी किसी विद्या या योग्यता के लिए नहीं मिल रही थी, वो बस आपको दी जा रही थी। तो खास तौर पे इसका वंशानुगत जो कैरेक्टर था, इसको वो विद्या से बिल्कुल संबंधित ही नहीं है। एक पीढ़ी के बाद जब ये दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति भी योग्य हो। लेकिन पुरस्कार केवल उसी व्यक्ति को दिए जाते हैं जो योग्य होता है, जिसके पास कुछ अनुभव होता है, कुछ ज्ञान होता है। ठीक है साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न को बैन किया कि पुरस्कार उपाधियां नहीं है, ये विद्या है, ये ज्ञान है जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत से अर्जित करता है। और ये भी कहा कि केवल सेना और विद्या से संबंधित ही पुरस्कार दिए जाएंगे हमारे देश में। ठीक है, सेना से संबंधित जैसे अशोक चक्र, परमवीर चक्र, और विद्या से संबंधित ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। बेस्ट एक्टिंग के फील्ड में, संगीत के क्षेत्र में, कुछ किसी व्यक्ति ने समाज में कुछ अभूतपूर्व योगदान दिया उसके क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होगा ताकि समाज में बराबरी की भावना पैदा हो सके। और ये जो पुरस्कार हैं ये सेना और विद्या के क्षेत्र में ही मिलेंगे और पुरस्कार उपाधियों से अलग होते हैं, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। उम्मीद करता हूं साथियों आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मौलिक अधिकारों के विषय में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी, मुख्य मुख्य अंतर आपको प्राप्त हुए होंगे। आप कमेंट कर सकते हैं कि आप हमसे क्या और अपेक्षा रखते हैं। जय हिंद साथियों।